हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग सब। और हम अपने नए टॉपिक्स के साथ आज सबके सामने हाजिर हैं फिर से। तो ये जो आज के टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं, उनमें पहला जो टॉपिक रहेगा आपका, दैट इज माय कि व्हेन चार्ज एंटर्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, जो हमने कल भी डिस्कस किया था थोड़ा सा इसका पार्ट। और तो प्रॉपर जो और फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो बची हुई थी, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं कि जब कोई भी चार्ज होगा आपका, वही चार्ज क्यू है, वो एंटर करता है v वेलोसिटी से किसी पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड b में, तो क्या होता है ना। एक फोर्स लगता है, जो मैग्नेटिक फोर्स था वो हमने कल डिस्कस कर लिया था, लेकिन और क्या चीजें हैं जो चेंजेस आएगा वो डिस्कस करेंगे। सेकंड वन इज कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड when charge enters making an angle with the magnetic field, अगर एक पर्टिकुलर एंगल पे, परपेंडिकुलर नहीं, एक एंगल बनाते हुए एंटर करे तो क्या होगा। और when charge particle is in magnetic field and electric field, अगर चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में साथ साथ रखा जाए तो तब क्या होगा, कौन कौन सी नई फिजिकल क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस हो जाएगी। और ये है आपका फोर्थ वन, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है और वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उस पर कितना फोर्स लगता है, तो वो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फोर्थ वन मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से न्यूमेरिकल बनने के चांसेस 80% रहते हैं हमेशा, कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, दो पैरेलल वायर हैं जिनमें करंट का फ्लो हो रहा है, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो मैग्नीट्यूड में उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज माई व्हेन चार्ज एंटर्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान से देखेंगे, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये रहा। डायरेक्शन कल हमने डिस्कस कर ली थी, ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है इनटू द बोर्ड है। तो इस तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। तो इसमें एक चार्ज एंटर कर रहा है, क्यू चार्ज v वेलोसिटी से, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी v है उससे एंटर करता है, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो मैक्सिमम होगा, तो ऐसे एंटर करता है v वेलोसिटी से, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब v क्रॉस b जो हमने बताया था कि जो फोर्स की डायरेक्शन है f q v क्रॉस b, और क्रॉस b का मतलब फोर्स m मैग्नेटिक फोर्स है, कल डिस्कस किया था एफ एम मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू v क्रॉस b। तो v वेलोसिटी से एंटर करता है परपेंडिकुलर, तो बीच का एंगल 90, इसलिए हो जाएगा qvb। तो ये qvb हो जाता है आपका, है ना। तो ये fm की वैल्यू रहेगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज q, है ना। तो इसको देख लेते हैं, उसके बाद ये आ जाएगा। तो जब एंटर करता है फोर्स अपवर्ड लगता है, तो जैसे ही ये एंटर करेगा यहां से, उसके बाद क्या करता है, उसके बाद ये यहां से एंटर करेगा, फोर्स की डायरेक्शन चेंज होती चली जाएगी। तो ये इस तरीके से हर पॉइंट पे फोर्स की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, और ये एक तरीके से एक सर्कल में रिवॉल्व करना शुरू कर देगा इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो सर्कल बनता है इसकी रेडियस कितनी है, r। तो आपको हमेशा याद रखना है, एक पॉइंट क्लियर है कि व्हेन ए चार्ज enters in a magnetic field perpendicular to its magnetic field, so it will form a circular path or a circle with radius r। अब इस तरीके से ये रेडियस r के पाथ पे किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड b के अंदर, है ना, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड b इस तरीके से रिवॉल्व करने लगता है। तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है किसकी तरफ, सेंटर की तरफ, जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपको क्या लिखना है, we have a charge q whose mass is m, it is moving with velocity v and it enters in a magnetic field b with a velocity v perpendicular to the magnetic field. In this particular case, a a particular type of force which is called my magnetic force, which apply on that particular charge, which is my qvb, and in a similar condition a another force is also working on this particle, that is my centripetal force। तो वो क्या होगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा हमारा, वो कितना होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किसकी तरफ वर्क करता है, सेंटर की तरफ। तो यहां होगा तो इधर सेंटर की तरफ, यहां होगा तो यहां सेंटर की तरफ, यहां होगा तो यहां सेंटर की तरफ वर्क कर रहा है कंटिन्यूअसली। और उसको प्रोवाइड कौन करा रहा है, ये मैग्नेटिक फोर्स उसको प्रोवाइड करा रहा है। तो जो प्रोवाइड करा रहा है कौन,
ये मैग्नेटिक फोर्स उसको प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स है कितना, Fc इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r, वेयर r इज रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। तो याद रखेंगे जब परपेंडिकुलर एंटर करता है तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है, जिसकी रेडियस कितनी होती है r, और मास कितना है पार्टिकल का m, तो mv स्क्वायर बाई r। ये इक्वेशन क्या रहेगी, सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों इक्वेशन को देखिए, एक कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, और दूसरा कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स ही प्रोवाइड करा रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स को, इसलिए क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन से, कौन सी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल्स टू कितना, qvb। v के एक पावर से v की एक पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो यहां से आपका जो r आएगा, r को उधर ले जाए, qv को इधर, mv बाई qb। ये इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा हमारा। क्या है कि जो रेडियस होगी, जो सर्कुलर पाथ बना उसकी रेडियस कितनी होगी, mv और डिवाइड बाई qb। mv का मतलब क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम, और डिवाइड बाई कितना, qb। तो ये दूसरा फॉर्मूला होता है r इज इक्वल्स टू p बाई qb और आइदर mv बाई qb। तो ये रेडियस का फॉर्मूला आपको याद रखना है, जब कोई चार्ज परपेंडिकुलर एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, सर्कुलर पाथ बनाता है, तो दैट रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ विल बी r इज इक्वल्स टू mv बाई qb। तो आपको ये याद रखना है, और रेडियस है तो किस में आएगी, बिल्कुल एकदम से मीटर में ही लिखी जाएगी, बाकी सारी चीजें भी अपनी ऐसा यूनिट में रहे उस टाइम पे। अब इसके बाद क्या आता है, जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड का मतलब क्या रहता है, सेकंड फिजिकल क्वांटिटी अगर यहां से देखें, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड आप लोगों को पता है कि अगर एक सर्कल कंप्लीट हो जाए, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या है, जब वो उस पर्टिकुलर रीजन में क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर रीजन में किस पे है, सर्कुलर पाथ पे है, तो यहां से शुरुआत करें और यहां से यहां तक आने में, एक कंप्लीट साइकिल करने में जितना टाइम लेगा, दैट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। तो यहां से एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में कितना डिस्टेंस चलेगा, 2 पाई आर के बराबर। कितना डिस्टेंस चलेगा, 2 पाई आर के बराबर, किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। तो 2 पाई आर बाई वी, उसको क्या लिखते हैं, टाइम पीरियड t, या फिर आप वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लीजिए डायरेक्ट। तो फॉर वन कंप्लीट साइकिल, फॉर वन कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल करने में कितना टाइम पीरियड लगता है, दैट इज माई टाइम पीरियड t। तो कितना टाइम पीरियड लगेगा वन कंप्लीट साइकिल करने में, जितना टाइम लगता है t किसके बराबर हो जाता है, टाइम पीरियड कैपिटल t के बराबर। तो वो क्या होता है, वेलोसिटी किसके बराबर होती है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, सिंपल फॉर्मूला है, डिस्टेंस और डिवाइड बाई कितना, टाइम। तो डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, तो डिस्टेंस कितना चला, 2 पाई आर, किसमें, एक कंप्लीट साइकिल में जितना डिस्टेंस चलेगा 2 पाई आर, उसी में कितना टाइम लगेगा t, और किस वेलोसिटी से चल रहा है, v से। तो यहां से क्या आएगा, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, 2 पाई आर बाई v। r की वैल्यू आपने अभी अभी निकाली है, तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई r, 2 पाई v। r की वैल्यू क्या निकाली है, लिखिए m v बाई qb, v से v कैंसिल। तो जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा t, वो कितना आएगा आपका, लिखिए 2 पाई m बाई qb। so that is my time period to complete a one cycle, to complete a complete cycle। एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम पीरियड लगेगा, इस फॉर्मूले को भी इंपॉर्टेंट मान के आपको याद कर लेना है। तो इसको याद रखें, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे। कितना आएगा, t इज इक्वल्स टू 2 पाई m बाई क्यू बी। क्यू क्या है, चार्ज ऑफ द पार्टिकल, b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इन विच इट इज एंटर्स या इट एंटर्स, एंड m इज मास ऑफ दैट चार्ज, वो रहेगा आपका 2 पाई, आपका कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद अगर आपसे फ्रीक्वेंसी पूछे, भाई फ्रीक्वेंसी सबको पता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू किसके बराबर होती है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड आया तो उसका अपोजिट करके लिख देंगे, QB बाई 2 पाई m। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछे तो क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू होती है 2 पाई बाई t, 2 पाई बाई t। तो कितना आ जाएगा, QB बाई m, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें लिख लेनी है। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हुई ओमेगा, ये खाली फ्रीक्वेंसी हुई f,
है ना। एफ खाली फ्रीक्वेंसी को क्या लिखते हैं, एफ, एफ इजिकल्स टू 1/t यहाँ से। और फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होगी वो क्या रहेगी, हर्ट्ज रहेगी। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी, रेडियन पर सेकंड रहेगी। तो इन चीजों को भी, और टाइम पीरियड की यूनिट क्या रहेगी, सेकंड रहेगी। ये सारी चीजें आपकी साथ साथ चलती हैं, वो पहले से ही यूनिट्स पढ़ाई जा चुकी है, तो आपको पता है कि इनकी यूनिट्स क्या रहती हैं। तो ये जितने फॉर्मूले हैं आप जरूर याद कर लें। तो ये सारे फॉर्मूले लगेंगे जब एक पार्टिकल होगा, एक चार्ज पार्टिकल, वो v वेलोसिटी से एंटर करता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के। उसके बाद आपका क्या आता है, जो हमारा सेकंड टॉपिक है, क्या, व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड बी, जब चार्ज पार्टिकल वो मैग्नेटिक फील्ड बी में एंटर करता है पर एक एंगल बनाते हुए थीटा। मतलब किस तरीके से, इस तरीके से मानिए जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, इधर एक ही लाइन खींचेंगे, मतलब यहाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो इस तरीके से होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी। ये रहा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी, जो हमने येलो वाली लाइन से इंडिकेट किया है। डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन आपको दिखा दी, एरो की डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को दिखाता है। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी है। इसमें कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, इस तरीके से एंटर कर रहा है ना। तो ये चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी है, तो v वेलोसिटी कितना एंगल बना रही है इसके साथ, थीटा। मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रही है, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड हमारा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ इधर b, और वेलोसिटी v इसके साथ कितना एंगल बना रही है, ये वेलोसिटी हुई v, तो v कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो वही हमने बोला कि जब कोई चार्ज पार्टिकल है, वही चार्ज पार्टिकल कौन सा, q, जिसका मास कितना है m, वो किस तरीके से एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, ध्यान से देख लें। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में किस तरीके से एंटर कर रहा है, एक एंगल बनाते हुए, जो एंगल कितना है हमारा, थीटा। वो एंगल कितना है हमारा, थीटा। ये रहा थीटा एंगल बनाते हुए एंटर करता है, तो ये थीटा एंगल बनाते हुए एंटर करता है। तो v के दो कंपोनेंट है, ध्यान से देखिए, v के दो कंपोनेंट है। v का एक कंपोनेंट जो आप लेंगे दैट इज v पैरेलल, v पैरेलल v कोस थीटा। v का इधर वाला कंपोनेंट जो होगा, थीटा की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा दैट इज कोस थीटा, किसके साथ, v के साथ। तो v पैरेलल, एक कंपोनेंट में लिख लेता हूं v पैरेलल विच इज माई v कोस थीटा, और एक है v परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो वो इस तरीके से लिया जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के, 90 डिग्री से होगा आपका, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ये रहा, इसके परपेंडिकुलर इधर होगा, तो 90 डिग्री पे आप दिखाएंगे। तो ये v परपेंडिकुलर हुआ v का ये वाला कंपोनेंट। तो v का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, v साइन थीटा, दैट इज माई v परपेंडिकुलर। तो दो आपके आएंगे, तो पहले वाला है v पैरेलल, और ये v परपेंडिकुलर v साइन थीटा। अब याद रखिए, इस वाली वेलोसिटी से ये जो कंपोनेंट है v परपेंडिकुलर, इस कंपोनेंट से वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। मतलब ये वेलोसिटी सर्कुलर पाथ जो बनाएगा, सर्कुलर जो पाथ होगा आपका, उसमें कंट्रीब्यूट करेगी। कौन सी वेलोसिटी, जो आपकी v परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का परपेंडिकुलर, वो सर्कुलर पाथ बनाएगा, और ये वेलोसिटी उस सर्कुलर पाथ को आगे लेके जाएगी। किस तरीके से, अब ध्यान से देखिए, जैसे पार्टिकल ने क्या किया, पार्टिकल ने एक सर्कुलर पाथ बनाया, ये, तो ये सर्कुलर पाथ बना ही रहा था कि इसका कौन से वाला कंपोनेंट, v पैरेलल वाला कंपोनेंट, इसको कहां ले जा रहा है, आगे की तरफ। तो इस तरीके से जो पाथ बन रहा है, सर्कुलर तो है ही, सर्कुलर बनाने में किसका कंट्रीब्यूशन है, v परपेंडिकुलर का। और इस सर्कुलर पाथ को आगे कौन बढ़ा रहा है, v पैरेलल। तो आपको याद रखना है, v पैरेलल जो है वो हेल्प कर रहा है इस पाथ को देने की। तो ये जो इस तरीके का पाथ बनता है, एक सर्कुलर पाथ आगे बढ़ता हुआ, इस तरीके का जो पाथ बनता है सेम रेडियस के साथ, इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। क्या बोला जाता है, हेलिकल पाथ। क्या बोला जाता है, हेलिकल पाथ। और इस मोशन को क्या बोलते हैं, हेलिकल मोशन। जैसे सर्कुलर पाथ की जो मोशन होगी दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, एंड दैट पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर पाथ। इन द सेम वे वी विल से दैट द पाथ, है ना, जो इस तरीके से है कि एक पर्टिकुलर रेडियस आगे बढ़ रही है, किस तरीके से, इस तरीके का पाथ बनाते हुए, दैट पाथ इज कॉल्ड हेलिकल पाथ। एंड द
मोशन ऑफ दिस पाथ इज कॉल्ड हेलिकल मोशन, या फिर जो पार्टिकल की मोशन है दैट इज कॉल्ड माई हेलिकल मोशन। तो इसमें क्या चीजें होंगी, सेम फॉर्मूलाज होंगे जो आपको देखने हैं। हमने पहले ही बता दिया, वी पैरेलल आगे बढ़ा रहा है मोशन को और वी परपेंडिकुलर उसको सर्कुलर मोशन दे रहा है। तो जो इसमें जो सर्कल बन रहा है, ये जो सर्कल्स बन रहे हैं, इनमें से किसी की भी रेडियस आपसे पूछता है कि वो रेडियस आर है, ये रेडियस आपकी आर है, ये भी रेडियस आर है, इनमें से कोई भी सर्कल आप ले लीजिए, वो रेडियस कितनी है, आर है, तो वो क्या होगा, ध्यान से देखो उसका फॉर्मूला। हेलिकल पाथ में जो रेडियस बन रही है उसका क्या फॉर्मूला रहेगा, तो क्या लिखना है, रेडियस, क्या है, रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ में जो सर्कुलर आपका पाथ है, हिस्सा है, उसकी रेडियस क्या होगी, याद रखना, r इज इक्वल्स टू एम वी। लेकिन यहाँ v नहीं आएगा, v क्या आएगा, सर्कुलर पाथ बनाने में किसका कंट्रीब्यूशन है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, इसलिए क्या आएगा, एम वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई क्यू बी। तो r का ये फॉर्मूला आप याद करें, तो r इज इक्वल्स टू एम, v क्या होगा, v साइन थीटा और डिवाइड बाई कितना, क्यू बी। थीटा आपको पता है, थीटा वो है जिससे वो पार्टिकल उस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा था। तो ये आपको लिखना है एम वी साइन थीटा डिवाइड बाई क्यू बी, याद रखें। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। अगर टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड सेम रहता है। सर्कुलर पाथ का जो टाइम पीरियड पहले था वो यही रहेगा, टाइम पीरियड आपका चेंज नहीं होगा, 2 पाई एम बाई क्यू बी, क्योंकि ना ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ है, ना ही मास, ना ही चार्ज और ना ही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो जो फैक्टर्स v पे डिपेंड नहीं कर रहे थे वो फैक्टर्स एज इट इज रहेंगे, दे विल नॉट चेंज, दे रिमेन सेम। तो टाइम पीरियड क्या रहेगा, टाइम पीरियड सेम रहेगा आपका। अब ध्यान से देखिए, एक और आता है इसमें, पिच ऑफ द हेलिकल पाथ। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये पूछा जा सकता है कि पिच ऑफ द हेलिकल पाथ क्या होती है, हेलिकल पाथ की पिच क्या होती है। तो याद रखिए, पिच, पिच ऑफ हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ की जो पिच होती है वो क्या होती है, पिच ऑफ हेलिकल पाथ, उसको आप याद रखेंगे कि पिच ऑफ हेलिकल पाथ क्या रहती है हमारी, क्या रहेगी पिच, याद रखिए ध्यान से। यहां से पार्टिकल चलना शुरू हुआ सर्कुलर पाथ पे इस तरीके से, और इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है, सर्कुलर पाथ बनाते हुए इस तरीके से मूवमेंट हो रही है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से चला और ऐसे चल के एक कंप्लीट साइकिल चल के यहां आ गया। तो एक कंप्लीट साइकिल चलने में जितनी डिस्टेंस चला यहां से यहां तक, है ना, एक कंप्लीट साइकिल चलने में जितनी डिस्टेंस चलता है अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है ना, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इन ए कंप्लीट साइकिल, एक डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड माई पिच। तो वो पिच जो होगी उसको किससे डिपेंड कर डिनोट करते हैं, पी से डिपेंड डिनोट किया जाता है। तो पी इज इक्वल्स टू क्या रहेगा आपका, जो पिच होती है, पिच होगी, पिच इज इक्वल्स टू डिस्टेंस है, तो टाइम इनटू में वेलोसिटी, और वो कौन सी वेलोसिटी होगी, देखिए पिच p इज इक्वल्स टू कितनी होगी, पिच की डेफिनेशन हमने बता दी, पिच इज डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, और कितने टाइम में चली गई डिस्टेंस है, एक टाइम पीरियड के बराबर टाइम में चली गई डिस्टेंस होगी, या एक कंप्लीट साइकिल पूरा होता है उतनी डिस्टेंस हो जाएगी। तो क्या है आपका, ये हमने बताया भी कि यहां से अगर ए पॉइंट से हम ए डैश तक जाते हैं तो उसमें एक कंप्लीट टाइम पीरियड आ जाता है, तो उसमें जितनी डिस्टेंस वो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड चला है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस चला है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड पिच, इसी को पी बोला जाता है। तो टाइम कितना लगा, टी, और वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चलता है, यही बताया था, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में किस किस कंपोनेंट को लिया जाएगा, अगर आपका चलेगा, ये देखिए यहां से इस तरफ v cos थीटा और v पैरेलल, तो पैरेलल कंपोनेंट जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो आपका किसकी तरफ चलेगा, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो p इज इक्वल टू क्या, टाइम पीरियड t और v cos थीटा, दैट इज माय पिच। तो पिच का फॉर्मूला क्या आया, टाइम पीरियड आपका सेम है 2 पाई m बाई क्यू बी, और पिच कितना हुआ, v cos थीटा। तो आपको ये पिच का फॉर्मूला याद करना है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें कि पिच का क्या फॉर्मूला रहेगा। टाइम पीरियड सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी, क्योंकि वो टाइम पीरियड पर डिपेंड कर रही है। पिच आपका आ गया, तो इस पाथ को हेलिकल पाथ बोलते हैं जब
एंटर करता है पर्टिकुलर एंगल पे, और परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो कौन सा पाथ बनाएगा, सर्कुलर पाथ बनाएगा। इसको आप याद रखें। थर्ड जो पॉइंट है, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसको याद रखिए। जब एक चार्ज पार्टिकल है वो इस तरीके से है कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों फील्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, और इसमें पर्टिकुलर केसेस दिए गए हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बी और इलेक्ट्रिक फील्ड ई दोनों परपेंडिकुलर है। एक पर्टिकुलर केस है, वो आपको पढ़ना है। किस तरीके से आप याद रखें, ये दो तीन चीजें हैं जिसमें आपको थोड़ा सा फोकस्ड करके पढ़ना पड़ेगा। किस तरीके से, देखिए ध्यान से, ये एक मान लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, थोड़ी देर के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, और इस वाली एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है आपका, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो बी है वो किस डायरेक्शन में है, वाई वाले डायरेक्शन में, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वो किस डायरेक्शन में है, आपका इस वाले डायरेक्शन में है। तो इसमें एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, और वो v वेलोसिटी से इस तरीके से एंटर करता है। याद रखें कंडीशन, याद रखें वो इस तरीके से एंटर करता है कि इस पे दो फोर्स लगते हैं। देखो, एक फोर्स लगेगा मोशन की वजह से, जब कोई चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में किसी वेलोसिटी से घुसेगा तो उस पे एक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, वो होगा आपका क्यू वी क्रॉस बी। तो दोनों, एक फोर्स ये हुआ मैग्नेटिक फोर्स फर्स्ट, और दूसरा कोई चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक चार्ज लगता है एफ ई, वो उस चार्ज के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रोडक्ट के साथ आएगा। तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है इसलिए इसके ऊपर भी वेक्टर, और ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है इसलिए इसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे। तो दोनों इस तरीके से एंटर करता है, याद रखेंगे। व्हेन ए चार्ज पार्टिकल q एंटर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज द कंडीशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड that charges also enters in this magnetic and electric field such that कि इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा Fm और जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा Fe, उनकी डायरेक्शन सेम रहे। किस तरीके से रहे कि इसके ऊपर जिधर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगे, वो पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन है, तो इनके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा दैट नेट फोर्स इज सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो ये एफ नेट जो आएगा आपका, ये एफ नेट जो आएगा वो क्यू ई और प्लस में क्यू वी क्रॉस बी, इन दोनों के सम के बराबर हुआ। तो क्यू को कॉमन ले ले क्यू, तो ये आएगा कितना, वेक्टर ई प्लस वेक्टर v के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर b। तो ये जो आपका नेट फोर्स है एफ नेट, तो इस एफ नेट फोर्स को ही लोरेंज फोर्स बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, लोरेंज फोर्स। सही है, तो ये लोरेंज फोर्स हुआ वो टोटल फोर्स। अगर हाँ इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो एब्सेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो रख देंगे। व्हेन देयर इज ओनली मैग्नेटिक फील्ड बी, तो उस टाइम पे ई क्या होगा, जीरो होगा। उस टाइम पे जो फोर्स होता है वो लोरेंज फोर्स ही होता है, लेकिन वो मैग्नेटिक फोर्स भी होता है। तो वो किसके बराबर होता है, क्यू वी क्रॉस बी, जिसका डिस्कशन हमने कल कर लिया था। तो ये वाला पॉइंट हमने कल डिस्कस कर लिया था कि व्हाट इज ए मैग्नेटिक फोर्स व्हेन ए चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी v एंड चार्ज ऑफ दैट पार्टिकल इज q। तो वो हमने कर लिया था। एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ दैट, मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, मिनिमम फोर्स कब लगेगा, फोर्स कब अप्लाई नहीं होगा, वेलोसिटी जीरो होगी या मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगा या अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस कर ली थी। तो यही चीज है, लोरेंज फोर्स को जब आप डिफाइन करें तब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को एग्जिस्ट रखना है कि दोनों है तब वो एंटर कर रहा है। और दूसरी बात यह है, दोनों फील्ड इस तरीके से एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं और एंटर करने की चार्ज की डायरेक्शन इस तरीके से है कि दोनों फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर वर्क करते, दोनों एक ही डायरेक्शन में, क्या, दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम ही डायरेक्शन में वर्क करते हैं। दोनों की डायरेक्शन जो होगी एफ इलेक्ट्रिक और एफ मैग्नेटिक की सेम हो, है ना। अब इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और आता है, किस तरीके से, इस तरीके से आएगा कि वेलोसिटी सेलेक्टर, वेलोसिटी सेलेक्टर करके क्या, जैसे अभी अभी हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है B और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है E, तो एक चार्ज पार्टिकल एंटर करे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो V क्रॉस B की डायरेक्शन क्या देगी आपको, मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल्स टू
Q V क्रॉस B, और V और B के बीच का एंगल कितना है, इस तरीके से एंटर करें या उधर से आते हुए एंटर करें। चलिए इधर से देख लेते हैं, इधर से एंटर करता है, कैसे, इधर से एंटर कर रहा है, तो इधर से एंटर कर रहा है, पॉजिटिव Q चार्ज है, याद रखेंगे। चार्ज की नेचर भी है, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो V क्रॉस B जो डायरेक्शन देगी उसके अपोजिट डायरेक्शन आपको लेनी है। जैसे अगर आपने F इजिकल्स टू यहाँ लिया Q, ये नेगेटिव है, तो V क्रॉस B आपने लिया, तो V क्रॉस B ने डायरेक्शन डाउनवर्ड दे दी, लेकिन आपको इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये डायरेक्शन अपवर्ड कंसीडर करनी है। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें कि ये सारी चीजें हैं जो आपको कंसेप्ट के तौर पे याद रखनी है। तो हमने देखा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, लेकिन मेरा चार्ज, मैंने बोला ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो V क्रॉस B, V इधर है तो V क्रॉस B है ना, इधर एंटर कर रहा है ना, इधर, तो उस वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर्स रखेंगे, राइट हैंड है, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे या कर्ल यूज करेंगे, तो राइट हैंड कर्ल यूज में वेलोसिटी की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ऐसे करूंगा तो फील्ड फोर्स इधर आ रहा है, जो एफ एम है वो इधर है, इस वाली डायरेक्शन में है, तो एफ एम इधर है, चार्ज पॉजिटिव है क्यू ई, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा एफ ई वो भी किधर होगा, इधर ही होगा, है ना। हमने बताया हुआ है पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में होता है, तो वो भी इधर है। तो ये पहले वाली कंडीशन हुई जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, जिससे हमने लोरेंज फोर्स को क्या किया है, डिफाइन किया है। अब ध्यान से देखिए, इस वाले में वेलोसिटी सिलेक्टर को जब हम डिफाइन करेंगे या हमें दिखाना है, ये कंसेप्ट दिखाना है, तो हमें इस तरीके से फोर्स लेना है कि ये एफएम अपोजिट आए किसके, क्यू ई के। तो वो कैसे हो सकता है, अगर ये एफएम जो आया है उधर, इसकी डायरेक्शन किधर आ जाए, इधर आ जाए एफएम, और वो कब आएगा, जब वो पार्टिकल उधर से इधर की तरफ हो, मतलब डायरेक्शन जो एंटर करने की है इधर हो, आउटवर्ड द प्लेन, उधर से इधर की तरफ, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन डॉट करके ये हो आपका, जैसे ही वेलोसिटी के ऊपर डॉट करके ये लगाया, मतलब वेलोसिटी इस पॉइंट पे पार्टिकल बाहर आ रहा है या इस पॉइंट पे आ रहा है, जिसपे भी हर जगह मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है। तो आपको दिखाना क्या है, आपको दिखाना यही है, दिखाना क्या है आपको कि वेलोसिटी इधर है तो v क्रॉस b किधर लगेगा, ऐसे करेंगे हम v की तरफ डायरेक्शन, v क्रॉस b इधर लगेगा, तो अब की बार fm किधर है, इधर, और qe किधर है, उधर, क्योंकि qe तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब साफ हुआ मैग्नेटिक फोर्स fm इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फोर्स fe इस डायरेक्शन में है, और अगर ऐसा हो जाए दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो जाए, मतलब क्या, एफ एम किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, और एफ ई किधर है, इस डायरेक्शन में, और दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल हैं, तो क्या होगा, क्यू वी बी बराबर किसके आ जाएगा, क्यू ई के, क्यू से क्यू कैंसिल, v इज इक्वल्स टू ई बाई बी। इन दिस कंडीशन दिस वेलोसिटी, और जब दोनों फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो नेट फोर्स कितना रहेगा चार्ज के ऊपर, जीरो। भाई Fm किसके बराबर है, Fm बराबर Fe के, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। इस कंडीशन में जो F नेट होगा वो कितना होगा, जीरो, तो F नेट जीरो है। पहले वाले कंडीशन में F नेट जीरो नहीं था, दोनों का सम था, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में थे। अब डायरेक्शन अपोजिट है तो F नेट कितना रहेगा, जीरो, व्हेन मैग्नेटिक फोर्स, है ना, when magnetic force or magnitude of magnetic force and magnitude of electric force both are same and they have opposite directions like this case, so in this particular condition जो F net होगा, the value of F net that will be zero, तो F net जीरो हुआ, F net जीरो होगा, इसका मतलब वो जो पार्टिकल है बिना डेविएट हुए सीधी स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। तो ये भी एक पर्टिकुलर केस है, अगर आपसे पूछे कि वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है लेकिन ना ही तो सर्कुलर पाथ बनाता है ना ही हेलिकल पाथ बनाता है, वो कौन सी कंडीशन है, जब मैग्नेटिक फील्ड भी हो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में हो, उस टाइम पे वो बिना डेविएट हुए स्ट्रेट लाइन पे चलता है। जो कर्व होता है वो स्ट्रेट लाइन होगा और जिस वेलोसिटी से चलेगा वो ई बाई बी से आ जाएगी। तो वेलोसिटी है तो क्या रहेगा, मीटर पर सेकंड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी एसआई यूनिट में लिया जाए और मैग्नेटिक फील्ड भी अपना टेस्ला यानी कि एसआई यूनिट में लिया जाए, ये केस आपका रहेगा, है ना। तो ये आपको दिखाना है वेलोसिटी सिलेक्टर में। और ये वाली कंडीशन जो हमने पहले बताई थी कि दोनों का सम, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में आए, कौन, ये वाला फोर्स भी आपका, कौन से वाला फोर्स है, ये वाला फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये वाला फोर्स मैग्नेटिक फोर्स सेम डायरेक्शन में आए,
तो वो वाला केस हमने डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा चलते हैं, नेक्स्ट चलेंगे, ये वाला टॉपिक है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा दैट इज माई कि व्हाट इज फोर्स, क्या फोर्स होगा ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर जब उसको किस में रखा जाए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई क्या रखा जाएगा, करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। अब ध्यान से देखिए, मानो सपोज कर लेते हैं ये क्रॉस से मैं मैग्नेटिक फील्ड दिखा देता हूं, तो ये इस तरीके से रखा हुआ है, या एक है ना इस तरीके से, या फिर अगर आपको इस तरीके से नहीं दिखाना है तो आप क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को फिर से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस तरीके से दिखा लीजिए। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है बी, तो वो तो हमने पहले भी दिखाया था। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी है। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी इस डायरेक्शन में। तो एक वायर है आपने रखा हुआ है इस तरीके से, जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई। तो इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ है जो हमने ले ली, कि वो पर्टिकुलर लेंथ है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, वो कितनी है, एल, है ना, कितनी है, एल। याद रखेंगे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी, जिससे कितने करंट का फ्लो हो रहा है, आई, और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कितनी लेंथ वायर की यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मानी मैंने, एल, कि एल लेंथ ऑफ इस वायर की जो एल लेंथ है वो किसमें है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है। तो इस पर्टिकुलर लेंथ के ऊपर कितना फोर्स लगेगा जब ये किस एंगल पे रखा हुआ हो, थीटा एंगल पे, किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है आपका, थीटा एंगल बना रहा हो, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है दैट फोर्स इज F इजिकल्स टू आई एल क्रॉस बी। इतना आपका फोर्स लगेगा, इसको रट ले। मैग्नेटिक फील्ड है बी, आई एल क्या है, वो वैल्यू लेंथ की, जितनी लेंथ उस मैग्नेटिक फील्ड में है इस वायर के, और उस वायर से कितना करंट का फ्लो हो रहा है। तो F इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, आई एल बी, क्रॉस के साथ क्या आएगा आपका, साइन थीटा। तो अगर थीटा जीरो हो जाए, थीटा जीरो हो जाए, मतलब थीटा जीरो हो जाए का क्या मतलब है, व्हेन थीटा इजिकल्स टू 0 डिग्री, मतलब जो वायर है आपका वो अलोंग द क्या रखा जाए, वो वायर इस तरीके से रखा जाए आपका अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड बी और एल दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, 0 डिग्री। तो ये कंडीशन है व्हेन वायर इज प्लेस्ड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, आइदर अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में, और एंटी पैरेलल भी रख सकते हैं, इसको पैरेलल बोला जाएगा, इसको एंटी पैरेलल बोला जाएगा, ऐसे भी रख सकते हैं। दोनों केसेस में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो, क्योंकि साइन जीरो क्या होगा, जीरो हमारा। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, अब फिर डिस्कस करेंगे। व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, जब आपका थीटा 0 होगा, मतलब आपका जो वायर है वो इस तरीके से रखा गया है कि वो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जीरो, साइन जीरो कितना, जीरो, जीरो की प्रोडक्ट इन तीनों के साथ भी क्या देगी, जीरो। तो फोर्स विल बी मिनिमम फोर्स, और वो होगा कितना, जीरो फोर्स लगेगा। तो 0 न्यूटन फोर्स लगता है व्हेन यू प्लेस्ड ए वायर अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर थीटा एंगल पे रखोगे तो कितना लगेगा, क्यों आपका आई, साथ में एल, और साथ में साइन थीटा, तो आई एल बी साइन थीटा, इतना फोर्स लगेगा। लेकिन सेकंड केस क्या है, सेकंड केस ये है जब आप वायर को फील्ड के परपेंडिकुलर रख देते हो। किस तरीके से रख देते हो, वायर को फील्ड के परपेंडिकुलर। तो ये वायर है, आप इसको इस तरीके से रख दीजिए, तो वायर और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल हुआ, ये देखिए, वायर किधर है, अपवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। उस टाइम पे फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, F इज इक्वल्स टू कितना होगा आपका, आई, F इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन 90, और साइन 90 क्या होगा, 1, तो आई एल बी, F इज इक्वल्स टू आई एल बी, ये फोर्स रहेगा। तो जब वायर आपका परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड हो तो ये फोर्स लगता है, वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, और जब वायर अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड हो तो जीरो फोर्स लगता है। एक्सपीरियंस्ड फोर्स बाय द वायर विल बी जीरो। तो ये दोनों केसेस आपको याद रखने हैं। तो ये किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन में आपको दे, दूसरे न्यूमेरिकल्स में यूज कराए, तब भी आपको इस कंसेप्ट को याद रखना है। और डायरेक्शन किस तरीके से निकालनी है, एल क्रॉस बी से निकालनी है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। बी आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड है,
एल लेंथ है, लेंथ की डायरेक्शन वही ली जाएगी जो करंट की डायरेक्शन होगी। इसका मतलब क्या है, अगर करंट इधर फ्लो कर रहा है तो यही एल की डायरेक्शन आपको कंसिडर करनी है। तो आपको पता रहता है कि करंट की क्या डायरेक्शन है, वो दे के रखेंगे। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ है, या हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ है, ऐसे बता के रखेंगे। आइदर वो किसी तरीके की आपको फिगर दे देंगे। यू विल फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द फिगर और बाय द कंसेप्ट। द सिमिलर डायरेक्शन विल बी टेकन ऑफ एल। इसके बाद लास्ट टॉपिक जो हमारा है उस टॉपिक पे चलते हैं। लास्ट टॉपिक है, तो लास्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला हमारा, है ना, इसको याद रखें। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, दो पैरेलल वायर्स हैं तो उनके बीच में कितना फोर्स लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहीं कंपटीशन में भी जाए तो इस तरीके का इसका इस वाले टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर रखा होता है, और कहीं ना कहीं हर बार का जो क्वेश्चन पेपर आपका बनता है एकेडमिक का 12th का जो सीबीएसई बोर्ड बनाती है उसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस तरीके के कंसेप्ट का क्वेश्चन रखा होता है। क्या है, याद से देखें, एक वायर है और दूसरा वायर है, दोनों पैरेलल हैं, ये रहा पैरेलल वायर्स, है ना, पैरेलल वायर्स हैं तो पैरेलल ही रख दिए हमने। पैरेलल है, दोनों की हर जगह डिस्टेंस कितनी है, डी, सेपरेशन बिटवीन द वायर्स तो सेम होगा, तभी तो वो पैरेलल्स होंगे। फोर्स बताना है कि ये वाला इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, या फिर ये वायर इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इसको मैं मानू फर्स्ट वायर और इसको मैं मान लेता हूं सेकंड वायर। तो जो फिजिकल क्वांटिटी पहले वायर की वजह से लूंगा वही फिजिकल क्वांटिटी 111 लिखी जाएंगी, और जो फिजिकल क्वांटिटी सेकंड के लिए ले जाएंगी वो सेकंड सेकंड लिखी जाएंगी इसमें, है ना। तो याद रखिए पहले वाला वायर है। फॉर फर्स्ट वायर आप लिखेंगे फॉर फर्स्ट वायर, पहले वायर के लिए। अगर आपको इसमें गिवन लिखना है कि क्या क्या है, वी हैव टू वायर्स which are separated at a distance b, both are parallel to each other, both are carrying two currents और currents I1 and I2 respectively। तो पहले वाले में जो करंट होगा, करंट है ना, करंट इन फर्स्ट वायर वो क्या है आपका, करंट इन फर्स्ट वायर, पहले वायर में जो करंट है दैट इज माई I1, और करंट इन सेकंड वायर क्या होगा, सेकंड वायर में, है ना। तो आप पहले वाले के लिए लिख रहे हैं, सारी फिजिकल क्वांटिटी आप पहले पहले वाले के लिए लिख लीजिए। तब आप देखिए ध्यान से, जो फर्स्ट वाला वायर है अगर उससे कितना करंट का फ्लो हो रहा है, आई करंट का फ्लो हो रहा है, याद रखेंगे कितना फ्लो हो रहा है, इससे जो करंट फ्लो कर रहा है वो I1 है, इससे जो करंट फ्लो कर रहा है वो I2 है, और दोनों करंट की डायरेक्शन हमने सेम ले ली, अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से ली है। तो ये भी देखना है कि जो करंट्स की डायरेक्शन है दे आर अपोजिट और सिमिलर, वो भी आपको डिसाइड करना है, उसी से डिसाइड होगा दिस फोर्स विल बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। इसको ध्यान से देखिए, सेम, अगर सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है मतलब ए है, इस तरीके का केस है कि I1 भी अपवर्ड है, I2 भी अपवर्ड है, या I1 भी डाउनवर्ड है, I2 भी डाउनवर्ड है, दोनों की सेम डायरेक्शन है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं इसका मतलब क्या करेंगे, अट्रैक्ट, मतलब जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन है, एक अपवर्ड है और दूसरा डाउनवर्ड है, मतलब I2 डाउनवर्ड है और I1 अपवर्ड है, इस तरीके से है, I1 अपवर्ड है I2 डाउनवर्ड है, मतलब क्या करेंगे, रिपेल, तो ये रिपल्सिव फोर्स होगा, है ना। तो आपको याद रखना है रिपल्सिव फोर्स किन वायर्स में लगता है, व्हेन करंट डायरेक्शन ऑफ द करंट्स इन द बोथ वायर और पैरेलल वायर्स इज अपोजिट, दैट फोर्स बिटवीन देम विल बी रिपल्सिव, और जब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सिमिलर होगी, दैट फोर्स विल बी अट्रैक्टिव फोर्स। याद रखेंगे इस चीज को, इस चीज को आपको याद रखना है कि अट्रैक्टिव कब होगा फोर्स और रिपल्सिव कब होगा। मैग्नीट्यूड हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये लॉन्ग वायर है कि नहीं, तो पहले वाला लॉन्ग वायर है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B1, वो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट, पहले वाले करंट की वजह से I1, और कितनी डिस्टेंस पे, भाई परपेंडिकुलर है तो कितनी डिस्टेंस पे होगा, यहां से देखिए ये आपका लॉन्ग वायर है, ये वाला लॉन्ग वायर की वजह से डी डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ कहीं पर्टिकुलर इस पूरे पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, B1, तो B1 की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, तो वो हमने पहले ही कर रखा है। तो जो B1 की वैल्यू है वो कितनी होती है, 2 पाई डी, यहाँ कितना आएगा, 2 पाई डी, क्योंकि पहले वायर से फर्स्ट वायर से कितने डिस्टेंस पे निकालना है, डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे निकालना है, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना रहेगा, B1। तो मान लेते हैं कितनी लेंथ पे हमें देखना है,
हम मान लेते हैं, इस चीज को एज्यूम कर लेते हैं कि सेकंड वाले वायर का जो हिस्सा है वो कितना हिस्सा, मतलब कितना पार्ट जो होगा, कितना पार्ट किसका पार्ट, सेकंड वाले वायर का कितना पार्ट मैग्नेटिक फील्ड B1 में है। तो मैं मान लेता हूं कि L पार्ट है, L पार्ट है, तो हम मान लेंगे देयर इज पार्ट L ऑफ वायर सेकंड इन फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले वाले के मैग्नेटिक फील्ड में है, तब कितना फोर्स लग रहा होगा, किसमें है, इस मैग्नेटिक फील्ड में है। कौन, करंट कैरिंग कंडक्टर वायर या करंट कैरिंग वायर, कौन से वाला, I2 वाला। एक वायर है जो इसके मैग्नेटिक फील्ड में है, तो मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर रखा जाएगा, उसके ऊपर फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स अट्रैक्टिव होगा क्योंकि सेम डायरेक्शन है। और वो क्या होगा, उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, अभी अभी लिखा था F। उस वायर से जाने वाला करंट, कितना करंट जा रहा है, I2। जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो रखा है, किस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, B1। कितनी लेंथ रखी गई है उसकी, L। और साथ में साइन थीटा, थीटा दोनों के बीच का कितना होगा, 90। क्यों, एल किधर है, अपवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब समझ रहे हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रॉस से आएगा। लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होता है, लॉन्ग वायर की वजह से किस तरीके से होता है, ये रहा लॉन्ग वायर, यहाँ से डाउनवर्ड, तो क्रॉस करके मैंने मैग्नेटिक फील्ड बी लिख दिया, डाउनवर्ड है, और एल किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 90, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन और उधर जाने वाली डायरेक्शन दोनों के बीच में एंगल कितना, 90। इधर भी देख ले, ये एंगल और अपवर्ड जा रहा है, तो ये एंगल भी कितना, 90, तो उधर वाला भी कितना, 90। तो 90 डिग्री हुआ, इसलिए हमने यहाँ साइन 90 नहीं लिखा। अगर साइन 90 हम लिख भी देते हैं तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, 1। इसलिए जो फोर्स आता है, तो आप इसको फोर्स लेंगे, F12 भी लिख सकते हैं, फोर्स मतलब F12 है ना। F21 लिखे या F12 किस तरीके से डिफाइन करेंगे, जैसे F21 लिखा तो फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर, तो पहले के मैग्नेटिक फील्ड में है, तो पहला वायर एक्सर्ट कर रहा है फोर्स को, है ना, पहले के मैग्नेटिक फील्ड में है, तो फर्स्ट वायर के मैग्नेटिक फील्ड में, इसलिए फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट, है ना। तो वो कितना हुआ, I2। B1 मैग्नेटिक फील्ड आपने अभी अभी लिखा, म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई कितना, 2 पाई d, और साथ में कितनी लेंथ, L। तो आपका जो फोर्स आएगा, F21 लिखें या F12, दोनों ही मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, बस डायरेक्शन अलग अलग होगी, फर्स्ट सेकंड पे लगा रहा होगा उधर और सेकंड फर्स्ट पे लगा रहा होगा इधर, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम। अब इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, तो म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई d, और साथ में कितनी लेंथ, L। इसको यूनिट रखा जाता है, यूनिट लेंथ के ऊपर जो फोर्स है ना, इफ L इज इक्वल्स टू 1 मीटर, मतलब फोर्स ऑन यूनिट लेंथ, अगर इस तरीके से है ना, फोर्स ऑन यूनिट लेंथ, तो आपका क्या रखा जाएगा, तो जो फोर्स है ना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं उसमें एल की जो है वैल्यू दी हुई है कि 10 सेंटीमीटर पे कितना फोर्स लगेगा, 2 मीटर पे कितना फोर्स लगेगा, 20 सेंटीमीटर पे कितना फोर्स लगेगा, 5 सेंटीमीटर पे, तो वो एल की वैल्यू है। तो फॉर्मूला तो आपको यही याद रखना है जिसमें एल इंक्लूडेड है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। हाँ, यूनिट कह दे कि यूनिट लेंथ के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, वही फॉर्मूला आपकी बुक में भी है कि कितना फोर्स लगता है, जो यूनिट होगा F12 F21 यूनिट कितना, म्यू नॉट 2I1I2, इसको आप 2I1I2 बना ले और यहां लिखिए 4 पाई डी। तो 2I1I2 इसलिए बनाया है ताकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की आप डायरेक्ट वैल्यू 10 टू द पावर 7 पुट कर सके। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा इसकी वैल्यू पुट करने के लिए, जो ये वैल्यू है आपकी, ये जो वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दैट इज माई 10 टू द पावर -7। तो इसको पुट करने के लिए इसको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की कंडीशन में लिखा गया है, और याद भी यही रहता है मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज में, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसलिए याद रखने के लिए। तो साथ में क्या है, 2I1I2 और डिवाइड बाई क्या, डी। एल हमने यूनिट कर लिया, इसलिए एल की जगह क्या आ गया, 1। तो ये फोर्स का फॉर्मूला है, याद रखेंगे, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स व्हेन दे आर कंडक्टिंग ए करंट, और टू करंट्स I1 एंड I2। कुछ केसेस में क्या देगा, दोनों करंट्स की वैल्यू सेम दे देगा। अब I1 I2 के तो केस है पर्टिकुलर, तो पर्टिकुलर केस में I1 किसके बराबर, I2 के, और दोनों की वैल्यू कितनी, I। तो इस तरीके से भी दे देते हैं। तो इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिलता है तो वो आपको कर लेना है। पहले ही डायरेक्शन के बारे में हमने बता दिया, जब दोनों के दोनों जो करंट हैं उनकी डायरेक्शन सिमिलर रहेगी, सेम रहेगी, तो फोर्स जो होगा, ये देखिए, जब दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, किस किस की डायरेक्शन सेम है,
ये I1 और I2 की डायरेक्शन सेम है, उस टाइम पे फोर्स अट्रैक्टिव होगा, और जब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, उस टाइम पे फोर्स रिपल्सिव होगा। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। फॉर्मूला आपको बता दिया, F12 इजिकल्स टू F21, दोनों फोर्सेस है ना, चाहे वो फोर्स बाई फर्स्ट हो या फोर्स बाई सेकंड हो, वो इजिकल्स टू कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 डिवाइड बाई डी, और डी क्या है, दोनों के बीच का सेपरेशन। तो इस तरीके से हमने जो आज के टॉपिक्स हैं वो क्लियर कर लिए हैं। आज सारे फॉर्मूलाज आप याद कर लें, कंसेप्ट्स को आप याद कर लें, उसके बाद जो एक दो टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको भी कवर करा देंगे। तो नेक्स्ट जो आपका पार्ट 16 रहेगा, 15 16 17 जो भी है, उसमें मिलते हैं आपसे इन्हीं सारे टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।